नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जिसके अंतर्गत आने वाली पाली भाषा का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिचय एक एक करके देखा था, जिसमें वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत और जो संस्कृत का परिचय देखा था। आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में आने वाली पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन भाषाओं का परिचय एक एक करके देखने वाले हैं, लेकिन इसमें आज हम पाली का प्रमुख रूप से परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लौकिक संस्कृत एक तरफ व्याकरण का आधार पाकर अपने निश्चित रूप में स्थिर हो गई, तो दूसरी तरफ लोक भाषा तेजी से विकसित हो रही थी और इसी विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृत भाषा का विकास काल ईस्वी पूर्व 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के तीन रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, तो पाली क्या है या पाली भाषा का परिचय किस तरह है, वह आज हम इसमें देखेंगे। पाली प्राकृत का प्रारंभिक रूप है ऐसा माना जाता है, जिसका समय 500 ईस्वी सन पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक माना गया है। अब इसकी उत्पत्ति के विषय में काफ़ी विद्वानों में मतभेद है और कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है। एक अन्य मत के अनुसार संस्कृत के समानांतर लोक भाषा से इसका उद्भव हुआ है। इसमें प्रथम जो मंतव्य है अधिक उपयोग लगता है, यानी इसके विद्वानों में मतभेद तो है ही, लेकिन संस्कृत की उत्पत्ति प्राकृत से हुई है ऐसा कहा जाता है। तो ज़्यादातर लोग इस मत को ग्राह्य धरते हैं और सम्राट अशोक ने अपने धर्म संबंधी प्रचार प्रसार करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया था, जिसके प्रमाण आज भी हमें उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और सरहदी जो प्रांत हैं उन प्रांतों में शिलालेख जो ऐतिहासिक शिलालेख स्तंभ है या भित्तियों पर जो अक्षर खुदवाए गए हैं वह पाली भाषा के हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रमाण स्वरूप हमें मिलते हैं। अब इस भाषा का जो प्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है कि पाली शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में लंका में लिखित दीपवंश में प्राप्त हुआ है, किंतु इस भाषा के अर्थ में ये शब्द नहीं आया है। यानी दीपवंश में जो शब्द प्रयोग किया है पाली, इसका अर्थ भाषा पाली भाषा नहीं है। भाषा के अर्थ में वहाँ मगध भाषा, मागधी भाषा का प्रयोग हुआ है, अर्थात मागधी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। सिंघल के लोग आज भी पाली को ही मागधी मानते हैं। ठीक है, तो मागधी इस बोली का प्राचीनतम जो रूप है, एक विद्वानों का वर्ग ऐसा भी है जो पाली को मानता है। ठीक है, अब इस भाषा की जो उत्पत्ति है, पाली की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अलग अलग विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे जो पाली का उद्भव या उनकी उत्पत्ति किस शब्द से किस तरह होती गई, उसका अपभ्रंश किस तरह बदलता गया, यह भी दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले आते हैं भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पहले पाठ यह शब्द आता था, पाठ से पाड़ से पाड़ी हो गया और पाड़ी से पाली हो गया। ठीक है, अब उसके बाद भिक्षु जगदीश काश्यप या कश्यप, इस तरह दोनों शब्दों का प्रयोग कई होता है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप के अनुसार पर्याय या बुद्ध उपदेश ये जो शब्द है, तो पर्याय उसका ही आगे चलकर जो अपभ्रंश होता है पर्याय, और उसका ही अपभ्रंश होकर पाली हो गया। इस तरह विकसित होकर यह शब्द आया है, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद आता है आचार्य विधुशेखर के अनुसार। आचार्य विधुशेखर कहते हैं कि पहले पंक्ति, फिर पत्ती, फिर पट्टी, फिर उसके बाद पल्ली और पल्ली का ही पाली हो गया है। ठीक है, डॉक्टर मैक्स वेल्सन कहते हैं कि पहले पाटिल से पटना या पाटिल या पटना, इस पटना शब्द या पाटिल शब्द से ये शब्द हुआ है पटना, और पाडली फिर पाडली का ही पाली। उसको उन्होंने पाटलिपुत्र या
पोली भी कहा है। ठीक है, पाली जो शब्द है या पाली भाषा का जो शब्द है वह पाटलिपुत्र से विकसित हुआ है ऐसा, या उससे इसकी उत्पत्ति हुई है ऐसा इनका मानना है, डॉक्टर मैक्स वेल्सन का। उसके बाद कोसाम्बी के अनुसार पाल झ पाली, यानी पाल से ही पाली हुआ है। ठीक है, भंडारकर और नागर जो है इनके अनुसार पहले प्राकृत, फिर पाकट, पाउड, पाउल और पाली, यानी पहले प्राकृत से ही पाली हुई है, फिर पाकट ये शब्द, फिर पाउड, यानी एक भाषा की उत्पत्ति या एक शब्द की उत्पत्ति किस तरह होती गई है। पहले प्राकृत ये शब्द आया, फिर पाकट, फिर पाउड, फिर पाउल, फिर पाली। ठीक है, इस तरह इन्होंने भंडारकर ने कहा है। उसके बाद उदय नारायण तिवारी जी कहते हैं कि पहले पा प्लस नीच प्लस ली, यानी इसका मिला हुआ रूप ही पाली है। ठीक है, तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत पाली इस शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। इसके बाद पाली की ध्वनियाँ, अब पाली की ध्वनियाँ किस तरह रह चुकी है देखिए। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इस तरह, यानी 10 स्वर हैं। व्यंजनों में क वर्ग की 5 ध्वनियाँ, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी इस तरह इनकी 5-5 ध्वनियाँ, यानी 25 व्यंजन। और आगे जो य, र, ल, व, स, ह, ल आणि अ, ये जो है इनको इस भाषा में यानी पाली में व्यंजन माने नहीं गए हैं। ठीक है, इसलिए ये नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये 8 है। पाली भाषा का प्रदेश, इस बारे में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और श्रीलंका में पाली साहित्य की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि हुई है ऐसा माना जाता है। अब श्रीलंकाई बौद्ध इसे बौद्ध प्रदेश तक ही सीमित मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये बौद्ध प्रदेश की भाषा है। ठीक है, वेस्टरगार्ड तथा स्टेन कोनो कहते हैं कि उज्जैनी या विंध्य प्रदेश की ये भाषा, या उज्जैनी या विंध्य प्रदेश जितना भी उनका प्रदेश है उस प्रदेश में ये भाषा पाली आती है। उसके बाद ग्रियर्सन और राहुल सांकृत्यायन ने मगध की ये भाषा मानी है पाली, यानी मगध प्रदेश में आने वाली, यानी पाली का जो प्रदेश है मगध है। ओल्डेन वर्ग ने कहा है कि कलिंग प्रदेश है इस भाषा का। रिज डेवियस ने कहा कि कौशल जो है इस पाली का प्रदेश रह चुका है। उसके बाद उदय नारायण तिवारी जी कहते हैं कि मध्य देश की ये बोली रह चुकी है, यानी मध्य देश की प्रमुख भाषा पाली है। ठीक है, अब अलग अलग विद्वानों में अलग अलग ये मतांतर है, इसके संबंध में काफ़ी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा की दृष्टि से इतना ही याद रखना है। और कुछ बातें एक आध बार परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि किस प्रदेश में पाली यह आती है, तो यह भी याद रखना हमें ज़रूरी लगता है। ठीक है, अब इस भाषा का साहित्य जो है, इस भाषा साहित्य का रचना काल 483 ईस्वी पूर्व से आधुनिक काल तक लगभग यानी 2500 वर्षों तक फैला हुआ दिखाई देता है। और त्रिपिटक यानी बुद्ध वचन, टीका यानी अट्ठकथा, साहित्य और वंश यानी ऐतिहासिक रचना जो है, साहित्य जो कि 11वीं शती तक लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जातक, धम्मपद, मिलिंद पन्नो, बुद्ध घोष की अट्ठकथा, महावंश आदि इस भाषा की प्रमुख रचनाएं कही जाती है। पाली साहित्य का संबंध भगवान गौतम बुद्ध से माना गया है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना होगा। अब इस भाषा की कुछ विशेषताएं इस तरह है कि इसमें इसमें से जो रू है, लू है, ए, औ, श, क्ष तथा विसर्ग आदि वैदिक ध्वनियाँ लुप्त हो गई है। यानी पाली में जिस तरह वैदिक संस्कृत में और संस्कृत में हमने देखा था कि ध्वनियों का प्रयोग किस तरह होता है, तो इस भाषा में इन ध्वनियों का जो प्रयोग है लुप्त हो गया है, या ये जो वैदिक ध्वनियाँ हैं यहाँ पर लुप्त हो गई है, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। पाली में प्राय संस्कृत की ए ध्वनि ए और ओ ध्वनि अ हो गई है, जैसे कैलाश के लिए कैलाश, गौतम के लिए गौतम आदि। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग यानी हम जब व्याकरणिक दृष्टया अगर देखते हैं पढ़ते समय,
तो विसर्ग को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन लिखते समय ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब विसर्ग आता है यानी विसर्ग संधि और हलंत, हलंत का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। सभी शब्द यहाँ इस भाषा में स्वरांत आते हैं या स्वरांत होते हैं, ठीक है। पाली में तीनों लिंग हैं, द्विवचन की व्यवस्था नहीं है, इसमें बलाघात का प्रयोग होता है। पाली में परंपरागत तद्भव शब्दों की बहुलता है। पाली में र नहीं होता, यानी र का प्रयोग ही नहीं होता। जैसे कर्म हम कहते हैं हिंदी में, यहाँ कम, सर्व कहते हैं तो सब, इंद्र कहते हैं यहाँ इंदु, ठीक है। पाली में सर्वनाम भी विशेष है, जैसे मैं के लिए मये, तू के लिए तुम, हम के लिए अम, तुम के लिए तुम, सब के लिए सब आदि, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर सर्वनाम भी विशेष है। पाली में हिंदी का क्ष इसमें कख हो जाता है, जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा, इसमें न और अ के उच्चारण में अंतर नहीं होता है। पाली में अ को निगहित अनुस्वार कहते हैं, इसे व्यंजन माना जाता है। इसका उच्चारण अ और ग को मिलाकर किया जाता है, जैसे बुद्धम, बुद्ध आदि, ठीक है। इस तरह इस भाषा का परिचय हमने देखा है। पाली का संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम प्राकृत इस भाषा का संपूर्ण परिचय देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।